एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। हम कर रहे हैं EHI 05 टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 के क्वेश्चंस को डिस्कस, और ये पार्ट 2 है जिसके अंदर मैं आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताऊंगी। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आया है। इंट्रोडक्शन देखिए, राजा राम मोहन रॉय कौन नहीं जानता। इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। किनको? राजा राम मोहन रॉय को। वैसे तो अपने अप्रोच में, अपने काम करने के तरीके में इनकी जो सोच है, इनके हाव भाव है, वो मॉडर्निस्ट की तरह थे, यानी मॉडर्न व्यक्ति की तरह इनकी सोच थी। लेकिन ये हमेशा अपनी मॉडर्निटी के साथ अपने ट्रेडिशंस को भी लेके चलते थे। ये क्या करते थे, एक क्रिएटिव कॉम्बिनेशन पे काम करते थे। जैसे कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहाँ से सेकुलरिज्म को लेते हुए ये अपने ईस्टर्न फिलॉसफी के साथ चलते थे। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की जो यूजफुल चीज़ें उनको भी ले रहे हैं, और ईस्टर्न यानी इंडिया की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी ले रहे हैं। इनका जो रिलीजन की तरफ एटीट्यूड था वो एक्लेक्टिक था। मतलब जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिल रही है उसे ले लो। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर आइडिया से ही ये क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज़ से इनको इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिली है वो ये अडॉप्ट कर लेते थे। He wanted to present the concept of universal religion by combining the best features of all leading religions of the world. जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक थॉट पर ये नहीं चलते हैं। जहाँ से जो अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, जिस धर्म से जो मिलता है उसको लेके चलते हैं। तो इनका असल में यही कॉन्सेप्ट था। एक यूनिवर्सल रिलीजन बनाना चाहते थे ये, कि पूरी दुनिया के जो भी बड़े बड़े धर्म हैं उनके जो बेस्ट पार्ट हैं उनको निकाल के एक यूनिवर्सल धर्म बनाना चाहते थे। इन्फ्लुएंसर दैट शेप्ड हिम मतलब हिम कौन? राजा राम मोहन रॉय। बिसाइड्स बंगाली एंड संस्कृत, रॉय हैव mastered Arabic, Persian, Hebrew, Greek, Latin and 17 other leading languages spoken in the world. तो ये लिंग्विस्ट थे। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो आप कह सकते हो ये लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट कौन होते हैं? जिन्हें एक से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, उनका ज्ञान होता है। तो देखो कितनी सारी भाषाएं आती हैं इनको, बंगाली, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, ग्रीक, मतलब 17 से भी ज़्यादा, काफ़ी सारी भाषाएं इनको आती हैं। Roy's familiarity with such diverse languages exposed him to a variety of cultural, philosophical एंड रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। अब क्योंकि इनको अलग अलग तरह की भाषाएं आती थी, तो ये अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट कर पाते थे, बातचीत कर पाते थे। तो इनको ज्ञान मिलता था, नए नए एक्सपीरियंस मिलते थे कि दूसरे के यहाँ कैसी फिलॉसफी है, दूसरे के धर्म क्या कहते हैं। He studied Islam thoroughly. The rationality and the logical consistency of Arabic literature in general and the Mutajal in particular impressed रॉय ग्रेटली। तो हैं तो अब नाम से समझ में आ रहा है हिंदू, लेकिन इस्लाम की भी इन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, अरेबिक लिटरेचर की भी करी, और सूफी पोइट्स जैसे सद्दी एंड हाफिज की लिखी हुई जो कविता है उन्होंने भी एक बहुत गहरा इम्पैक्ट किया रॉय के दिमाग पर, यानी राजा राम के दिमाग पर। द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद और यूनिटी ऑफ गॉड फैसिनेटेड रॉय। Thus, in the contest, when Roy examined the Hindu religious text and practice, he was greatly disturbed. He found polytheism, idolatry, and irrational superstition absolutely intolerable. कुरान में जो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एक ही भगवान होना चाहिए, ये काफ़ी पसंद करा राजा राम रॉय ने। तो जब इन्होंने हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की पढ़ाई करी तो उसमें काफ़ी सारे देवी देवता होते हैं, मूर्ति पूजन होता है, और कुछ होते भी हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं। तो ये चीज़ों ने राजा राम मोहन जी का दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब करा, और उन्होंने सोचा कि मैं इन सब घटिया विचार जो भी होते हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, लड़ूंगा। A Sanskrit scholar, Ram Mohan, has studied the Hindu scriptures in depth, and thus he got the inspiration to free the orthodox Hinduism from its obscurantist elements. उन्होंने सारे हिंदू ग्रंथों की अच्छे से पढ़ाई करी और उसके बाद निर्णय लिया कि ये जो रूढ़िवादी हिंदू लोग हैं, मैं इनसे छुटकारा दिलाऊंगा और इनको हटाऊंगा। रॉय also had studied the teaching of Buddha Dhamma
It is said that in the course of his travel he reached Tibet. There he paying to see how the principal course of his travel reached there he was paying to see how the principles of Buddhism were blatantly violated and how idol worship, which had no place in the Dhamma of Lord Buddha, had come to be accepted. देखो क्या हुआ कि ये अपनी जीवन काल में एक बार घूमते फिरते तिब्बत भी पहुंच गए थे और इन्होंने बुद्ध धम्मा के बारे में पढ़ा है। धम्मा प्राकृत भाषा में बोला जाता है। प्राकृत भाषा वो थी जो बुद्ध के टाइम पे यूज की जाती थी। इसका मतलब है हिंदी में धर्म ही होता है। और वैसे गौतम बुद्ध ने बोला था आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, मतलब मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आगे चल के जो फॉलोअर्स थे बुद्ध धर्म के उन्होंने आइडल वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया और कुछ बुद्ध जी से जुड़े हुए जो उन्होंने नियम कानून बताए थे जीवन जीने के, उनका भी वायलेशन होने लगा, जो चीज़ इनको बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। He strongly criticized the practice as a diwan in the revenue department. When the Raja was required to go to Rangpur, he got an opportunity to study the tantric literature as well, the Jainas, Kalpa Sutra and other scriptures. तो जब वो एक दीवान की तरह थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो रंगपुर एक जगह है, वहाँ पर उनको ये अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि तांत्रिक लिटरेचर को पढ़ सके और तो और जो जैन लोगों का कल्प सूत्र होता है इसकी स्टडी कर सके। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी मास्टरी हासिल कर रखी हुई थी और बहुत सारे चाहते थे कि हमारे देश में भी लिबरेशन आए, जैसे कि इंग्लैंड में है। इतना रूढ़िवादी हमारा देश ना बन के रहे। The knowledge of English not only facilitated Roy's contact with Englishmen but also opened up a whole new world to him. क्योंकि इनको इंग्लिश की भी नॉलेज थी, तो जो इंग्लिश व्यक्ति थे उनसे खुल के बात कर पाते थे और इस सब से क्या हुआ, उनको एक नई दुनिया देखने को मिली, क्योंकि इंडिया में माहौल कुछ और था और विदेश में जो लोग थे उनका कल्चर कुछ और था। Roy's own words, he now gave up his initial prejudices against the British and realized that it was better to seek help from these enlightened rulers in ameliorating condition of the ignorant and superstitious masses. He became a strong advocate of English education and supporter of British rule. इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास था। अभी मैं बात करने वाली हूँ राजा राम मोहन रॉय से। जैसे हमारे यहाँ अगर किसी पहले तो छोटी उम्र में शादी कर देते थे, बाल विवाह कर देते थे, और अगर उस केस में आदमी मर जाता है तो उस बच्ची की छोटी सी एज में एक तो वो विधवा हो गई, दोबारा शादी नहीं हो सकती। और कई केस में क्या होता था, सती बना देते थे उसको, मतलब पति मर गया अब तुम भी उसी आग में अपनी जान दे दो, मतलब जिंदा जला दो। अजीब चीज़ें हैं ना कितना। तो इस घटिया सी प्रथाओं को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन का सहारा दिया। एडवोकेट बन गए वो इंग्लिश एजुकेशन के और सपोर्टर भी बन गए ब्रिटिश रूल के। सो इंट्रोडक्शन तो काफ़ी देख लिया हमने रॉय के बारे में। अब हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय जी जो सोशल रिफॉर्मर थे, वो किस प्रकार से उन्होंने काम आगे किया। Roy started his public life in 1815 with the establishment of Atma Sabha. This Sabha protested against the prevalent practice of selling young girls to prospective husbands due to some pecuniary interest in the name of कुलीन tradition. तो 1815 में आत्मी सभा को स्टार्ट कर दिया था रॉय ने, और अब इन्होंने एक रिफॉर्मर की तरह काम करना शुरू कर दिया है, सोसाइटी को बदलने के लिए, सही राह दिखाने के लिए। अब क्या होता था, यहाँ पर जो छोटी बच्चियाँ होती थी उनको बेच दिया जाता था, है ना, शादी के नाम पे बेचा जाता था और इसको कुलीन ट्रेडिशन कहते थे। तो इसको ओपोज किया गया कि पॉलीगैमी नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा जो मतलब शादियाँ कर लेते हैं, एक से ज़्यादा पत्नियाँ रखते हैं, ये गलत है। और जो कास्ट को लेके डिसेबिलिटीज़ हैं, छुआछूत को लेके जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको रिमूव करने की इनके पूरे प्रयास रहे। रॉय का क्या बिलीव था, इन द प्रोग्रेसिव रोल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड सो गवर्नमेंट हेल्ड इन द मैटर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, especially in the form of socially progressive legislation
For instance, Roy was convinced that without the active support of the government, he would be almost impossible to eradicate the inhuman practices of sati. तो वो एडवोकेट भी कर रहे थे ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉय का ये मानना था कि अगर उनको सरकार की मदद नहीं मिलेगी तो जो ये प्रथाएं चली आ रही हैं वो उनको रोक नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं ये सही भी हुआ, क्योंकि सती को आके बैन किया वो एक गवर्नर जनरल ही रहे ब्रिटिश के। द बेस्ट थिंग ये कि संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे राजा राम मोहन रॉय। तो अगर कोई संस्कृत के लोग बोलते थे, मतलब ब्राह्मण वगैरह बोलते थे कि तुम गलत कर रहे हो या ऑब्जेक्शंस आते थे, तो वो ज्ञान दे देते थे, संस्कृत का ही बता देते थे कि आपको पॉलीगैमी नहीं करनी है, एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं करनी है, आप दूसरी शादी तभी कर सकते हो, दूसरी बीवी तभी लेके आ सकते हो जब पहली वाली शराब पीती हो या उसको कोई बहुत गंदी बीमारी हो गई हो जो सही नहीं हो सकती, या फिर उसका कैरेक्टर खराब है या कोई और बड़ी समस्या है, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हो। ठीक है, कहना था कि जिन ग्रंथों की दुहाई इंसान देते हैं एक दूसरे को कि इसमें ये लिखा है ऐसा करो वैसा करो, वो ग्रंथ आके भगवान ने खुद नहीं लिखे हैं। ठीक है, he wrote scholarly essays on topic of social reform and also translated and reinterpreted the important religious texts. वो खुद निबंध लिखते थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, और जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनके ऊपर भी दोबारा से उसको री इंटरप्रेट करके उन्हें ट्रांसलेट किया। बहुत सारे मेमोरेंडम उनने सेंड करे और अपील करी जो भी रूलर थे उनसे, इनवाइटिंग देयर अटेंशन टू द सोशल लेवल, सो दैट जो भी उधर पर गवर्नर जनरल है या जो भी वहाँ पर रूल कर रहा है उसको पता पड़े कि हमारे समाज में कैसी कैसी चीज़ें चल रही, कैसी कैसी उल्टी सीधी प्रथाएं चल रही हैं। From the platform of organized forums, he presented before the people the models of exemplary behavior in religious and social matters. He took keen interest in and supported each and every movement aimed at human liberation anywhere in the world. कहीं भी अगर ह्यूमन लिबरेशन की बात की जाती थी, ह्यूमन से जुड़ी हुई स्वतंत्रता की बात की जाती थी, तो वो हर चीज़ का सपोर्ट करते थे और उनके पास इतना करेज भी था कि वो इस काम को कर पाते थे। एंड उन्होंने ये खुल के भी बोल दिया था कि हाँ मेरे कनेक्शन है इंग्लिश से, इफ़ अ पर्टिकुलर रिफॉर्म बिल पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट इन इंग्लिश वॉज नॉट पास्ड बाय इट। देखिए, अगर बात करी जाए औरतों के अधिकार के लिए,
तो राजा राम मोहन रॉय एक चैंपियन रहे हैं। अगर बात करी जाए वुमेन औरतों के अधिकार को लेकर, उन्होंने बहुत सारा काम किया। इवन उन्होंने फाउंडेशन, कहते हैं ना, फाउंडेशन भी रखा कि औरतों को आज़ादी देनी चाहिए, और इसका फाउंडेशन उन्होंने वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट के साथ रखा कंट्री के अंदर। उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट किसके, कि जो सब्जेक्शन होता है वुमेन का एंड उनके जो अधिकारों का हनन होता है, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। The condition of Hindu women in those days was very pitiable. They were subjected to different kinds of injustice and deprivation. जो हिंदू महिलाएं होती थी या जो भी महिला होती थी, उनके साथ उनके अधिकारों का हनन होता था, उनके साथ अत्याचार होता था, ये कह सकते हैं। ठीक है। According to Roy, the root cause of the all-around deterioration of Hindu women was complete denial of their property rights. उनका कहना ये था कि उन औरतों के पास कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते, प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं होते, और कहीं ना कहीं इसी वजह से भी उनके साथ इतना गलत व्यवहार होता है। Hindu girl was not given the traditional right to share with her brother the property of her deceased father. जैसे कि किसी के पिता है तो ऐसा बोलता है जनरली उनके पिता की जो भी प्रॉपर्टी है उसके भाई के पास, मतलब बेटे के पास जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी राजा राम मोहन रॉय जी का उस टाइम मानना था कि वो लड़की को भी मिलनी चाहिए। अगर उसके पास प्रॉपर्टी होगी तो उसकी कंडीशन वो नहीं होगी जो थी। द मैरिड हिंदू वुमन वॉज रिफ्यूज्ड द नाइट टू शेयर विथ हर सन द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय डिसीज हस्बैंड। और ये भी बोला जाता था कि उनका मानना ये था कि अगर कोई औरत मैरिड है और उसके पति नहीं रहे तो जो प्रॉपर्टी उसके बेटों को ना मिलके उसी के पास रहनी चाहिए, सो दैट उसकी कंडीशन सही बनी रहे इकोनॉमिकली। और ये बात तो हमेशा से ही चली आ रही है, जिसके पास पैसा होता है उसी की समाज में इज्जत होती है। और पहले कहीं ना कहीं ये बात सच है कि औरतों के हाथ में पैसा नहीं भी रहता है, इसलिए उनकी इज्जत भी समाज में कमी होती है। 1822 में रॉय ने एक किताब लिखी जिसको नाम दिया था ब्रीफ रिमार्क्स रिगार्डिंग मॉडर्न एनक्रोचमेंट्स ऑन द एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल। इनमें उन्होंने पॉइंटेड आउट किया कि जो एंशिएंट हिंदू थे उन्होंने क्या किया था, मदर राइट टू हैव नो एन इक्वल शेयर विद हर सन। तो रॉय ने बताया कि हिंदू जो हमारे पुराने एंशिएंट हिंदू जिन्होंने भी लॉज की बात करी है, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है या ख़त्म हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी पत्नी के पास रहेगी, और अगर किसी के पिता मर जाते हैं तो जितना बेटे को हिस्सा मिलता है तो उसका कुछ पोर्शन उनकी बेटी को भी मिलेगा। लेकिन जब मॉडर्न लोग आए, लॉ गिवर्स आए जिन्होंने कानून बनाए, तो उन्होंने ये सारे जो राइट्स थे औरतों के अधिकार में जाने वाले, इनको पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। तो रॉय ने क्या किया, रॉय ने बताया कि ये सारे प्रोविजंस पुराने ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जैसे कि यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, इन सब के द्वारा। द अटर हेल्पलेसनेस एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ द हिंदू विडो वाज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट प्रॉम्प्टेड द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती। और कहीं ना कहीं क्या है कि बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था विधवा औरतों के साथ, और इस सब की वजह से ही प्रैक्टिस आ गई सती की, कि वो सब हो ही ना पाए, पहले उसे मार दो, सती कर दो, जला दो। तो औरतों के बारे में ये सोचा जाता था कि उनमें बुद्धि नहीं होती है। हाँ, सही कह रही हूँ कि उनमें बुद्धि नहीं होती, और जितनी भी है तो आदमियों से तो कम ही होती है, ऐसा सोचा जाता था। सोचा जाता था कि वो जितनी भी हैं फिजिकल लेवल पे ही हैं, मतलब दिमाग उनमें नहीं है। ठीक है। एंड आदमियों को बिल्कुल इजाज़त होती थी कि वो अब नहीं चाहे औरतों से शादी कर सकते हैं एक बार में अपनी हवस पूरा करने के लिए, लस्ट। ठीक है। एंड जो औरत हैं वो दूसरी बार भी शादी नहीं कर सकती हैं, मतलब जैसे आदमी से उनकी शादी हो गई उसी के साथ उसको झेलना है, चाहे फिर वो मारे पीटे जैसे रहे। और औरत चाहे तो वो कितनी भी शादी कर सकता है। अब रॉय जी का मानना तो ये था कि इक्वलिटी होनी चाहिए दोनों ही सेक्स के अंदर, चाहे फिर वो मैन हो या मेल हो या फीमेल हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि औरतों को नीचा देखा जा रहा था आदमियों से, जो चीज़ राजा राम मोहन रॉय को बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। राजा राम मोहन
रॉय कहने को खुद एक आदमी थे, लेकिन उनका मानना ये था कि आदमी से भी औरत जो होती है वो ऊपर होती है हर एस्पेक्ट में, ठीक है। वट एवर इन्फीरियरिटी seemed to be on their part was the result, Roy argued, of keeping them away for generations from the sources of knowledge and opportunities to shoulder different responsibilities in life. और जो रॉय का ये कहना था कि जितनी भी आपको जीवन में मतलब आपको ये लग रहा है कि औरतें कमज़ोर हैं, तो वो कमज़ोर इसलिए रह गई हैं क्योंकि आपने कभी उनको पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया, उन्हें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाने दिया। अगर आप उनको वही किताबें दो जो आप पढ़ रहे हो तो औरतें आपको बताएंगी कि वो क्या हैं। तो ये चीज़ रॉय की सोच बताती है। ये अपील भी करी कि एक ऐसा इनैक्टमेंट आना चाहिए जिसमें अगर कोई हिंदू आदमी है तो वो दूसरी शादी तभी कर सके जब उसको मैजिस्ट्रेट से क्लियरेंस मिल जाए। रॉय जो थे वो रीमैरिज, औरतों की जो रीमैरिज होती है उसके सपोर्टर थे कि औरतों को भी अधिकार होना चाहिए दोबारा शादी करने का, चाहे उनका पति खराब निकल गया हो या फिर उनके पति की डेथ हो गई हो, तो औरतों को भी अधिकार होना चाहिए रीमैरिज करने का। और इसमें जो ब्रह्म समाज नाम का जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था उसके अंदर स्पेशल अटेंशन दी जाती थी औरतों की एजुकेशन को लेके। सती प्रथा कई बार बता दिया और आप भी समझे होंगे सती प्रथा क्या है। तो यूं तो रॉय ने काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म लेके आए सोसाइटी के अंदर, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा जो सोशल रिफॉर्म में उन्होंने काम किया वो था सती प्रथा को हटाने का। सती प्रथा में दोबारा बता देती हूँ, इसमें क्या होता है कि पति के मरने के बाद उसी की चिता अग्नि में औरत को भी बिठा दिया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है, ये होता है सती। 1818 में सबसे पहली बार रॉय ने एक निबंध लिखा जिसमें उन्होंने बोला कि पति के मरने के बाद भी औरत को जीने का अधिकार है। इसका कोई मतलब नहीं कि पति मर गया तो हम भी अपने जीवन को खो देंगे, वो एक अलग जिंदगी है और उनका पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी को जीने का। के मरने के बाद समाज का कोई अधिकार नहीं होता कि वो किसी दूसरी औरत की भी लाइफ को छीन ले। जीने का अधिकार चाहे वो आदमी हो या औरत का, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। जो रॉय थे उनका ये मानना था कि सती एक तरीके का मर्डर करना ही हुआ और मर्डर करने के लिए एक पनिशमेंट होनी चाहिए कानून के अंदर, ठीक है। तरीके से रॉय लड़े इस सती प्रथा को रोकने के लिए। पहला काम तो उन्होंने क्या किया कि पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना की कोशिश करी, मतलब समाज के विचारों को चेंज करने की कोशिश करी। उन्होंने स्पीचेस देना स्टार्ट किया, डिस्कशन करना स्टार्ट किया, पंचायत में बैठ के लिखना शुरू किया, निबंध लिखना शुरू किया, लोगों को बताया कि आप एक जिंदगी खत्म कर रहे हो और ये एक तरह का पाप है, आप एक तरह से मर्डर कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके उनके फेवर में आए और सती के खिलाफ होते गए। लोगों को ये भी समझाया कि किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि आप सती की प्रथा करो, तो इस वजह से सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए इस तरह के मैटर्स में और इंटरफेयर करने चाहिए इस प्रकार के रिलीजियस अफेयर्स के अंदर। दूसरा उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो रूलर है उसको कन्विंस करने की कोशिश करी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, लोगों को थोड़ा सा सभ्यता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, सिविलाइज करना पड़ेगा और इस घटिया क्रूअल कस्टम को खत्म करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज हो गई। अब तीसरा स्टेप उनका क्या था, उन्होंने इस बात की पुष्टि करना स्टार्ट किया, इंक्वायरी करा कि वो क्या कॉजेस है जिसकी वजह से जो हिंदू विडोज हैं वो खुद को सती कर लेती हैं, और जो भी वो प्रॉब्लम्स थी उनको ख़त्म करने के, उनके कारण वो ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश करी। Rao found that the ignorance of women about their legitimate rights, their illiteracy, customary denial of the property rights of the widow, and consequent helplessness, dependency, misery, and humiliation were some of the causes behind this practice. तो असल में कॉजेज क्या थे, क्यों औरतें मान जाती थी सती प्रथा के लिए? क्योंकि एक तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, वो एक तरीके से खुद को बोझ की तरह ही देखती थी। उनको ये लगता था अब हमारा पति चला गया, पिताजी ने तो पहले ही हमें पराया कर दिया, कन्यादान कर दिया, अब हमें कौन खिलाएगा पिलाएगा, समाज हमें वैसे ही नहीं जीने देगा। तो पहले जो सती प्रथा, औरतें आप मानोगी नहीं खुद से गर्व महसूस करती थी कि मैं अपने पति के लिए सती हो रही हूँ,
मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो पहले उनके दिमाग से भी इस चीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी था। तो थर्ड स्टेप यही उठाया था राजा राम मोहन रॉय ने। आगे देखिए, राम मोहन रॉय ने स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा काम किया है कि जो वुमेन्स हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, और उनके लिए फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि वुमेन भी पढ़ लिख सकें, और पढ़ लिख सकेंगी तो उनको उनके अधिकार का ज्ञान मिलेगा, अधिकार का ज्ञान मिलेगा तो इस तरह के कंसेप्ट्स को वो फॉलो नहीं करेंगी। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।